So yesterday we have studied isovolumetric contraction. तो जैसा कि हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं, कार्डियक साइकिल के 8 फेज थे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन। ये तीनों फेज मिलके वेंट्रिकुलर सिस्टोल बनाते हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। मतलब वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड का है और वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है वो 0.5 सेकंड का है। तो 0.3 + 0.5 = 0.8, दैट इज कार्डियक साइकिल। ये 0.3 सेकंड जो है इसमें 3 फेज आते हैं। पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन एंड चौथा फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रटना कुछ नहीं है, आपको अपने दिमाग में एक फिगर बनाना है कि जो सेमिलुलर वॉल्स थे वो पहले से बंद थे, जो एवी वॉल थे वो आधे अधूरे बंद थे। एंड बिकॉज द वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्रेशर बढ़ा और जैसे ही वो प्रेशर 80 को क्रॉस किया, 80 हुआ, एवी वॉल जो थे वो कंप्लीटली क्लोज हो गए और एवी वॉल के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड उत्पन्न हुई। और जैसे ही वो 80 को क्रॉस करेगा, जैसे ही प्रेशर, किसका प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से 80 से क्रॉस करेगा, वैसे ही ये फेज खत्म हो जाएगा। दैट इज यू कैन से द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल मार्क द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कि जब एवी वॉल बंद हो जाते हैं तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो जब अब इस सेमिलुलर वॉल बंद हो गए, एवी वॉल बंद हो गए, अभी हर्ट जो है वो एक क्लोज चैम्बर है। अब कितना भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में परिवर्तन होगा। जैसे ही प्रेशर 80 को क्रॉस किया, जैसे ही प्रेशर 80 को क्रॉस किया, तभी क्या होगा कि 80 को क्रॉस करते ही जो ये सेमिलुलर वॉल्व एओर्टा में लगे हैं, कहां पे लगे, एओर्टा में, ये वॉल्व खुल जाएंगे, ये सेमिलुलर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये ओपन होगा, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, जैसे ही ओपन होगा ब्लड बहुत तेजी से इजेक्ट करेगा एओर्टा की तरफ। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला फेज था, तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाई इट इज नोन एज द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। दिस फेज इज नोन एज रैपिड इजेक्शन बिकॉज इन दिस फेज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा इज वेरी मच रैपिड, इज वेरी रैपिड। जिस गति से वो एओर्टा से, वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर जा रहा है, वो गति, वो स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए इस फेज को रैपिड इजेक्शन फेज कहते हैं। अब कोई भी एक सपोज चैम्बर है, कंपार्टमेंट है, उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड निकाल दोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। बिकॉज देयर इज द रैपिड इजेक्शन, देयर इज रिमार्केबल रैपिड रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इन दिस फेज। There is remarkable rapid reduction in the volume of ventricle in this phase. तो ये फेज कब तक लाई करता है, ये फेज लाई करता है 0.10 सेकंड। कितना, 0.10 सेकंड। तो जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था वो 0.05 था, जो रैपिड इजेक्शन है वो 0.10 सेकंड है। अब क्या सोचो कि ये सपोज आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा निकला हुआ है, तो अभी क्या है, ब्लड इजेक्ट होकर किसकी तरफ बढ़ रहा है, वेंट्रिकल की ओर। तो जैसे जैसे ब्लड बढ़ेगा, इस कमरे का जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा और एओर्टा का प्रेशर बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा है और काफी ज्यादा है, इसलिए जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है और स्पीड में हो रहा है। ठीक है, तो इस फेज के एंड में क्या होगा, इस फेज में क्योंकि एओर्टा का प्रेशर बढ़ रहा है और वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है, तो इस फेज के एंड में क्या होगा, इस फेज के एंड में दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। बट इट इज वेंट्रिकल प्रेशर इज ट्रिपल मोर देन द प्रेशर ऑफ एओर्टा, सो द इजेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू। ठीक है, ईसीजी का जो एसटी सेगमेंट है, जैसे मैंने कल बोला था PQRST, तो जो आर वेव का लेटर हाफ था वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आया था। जो ईसीजी का एसटी सेगमेंट है वो रैपिड इजेक्शन फेज के साथ लाई करता है। समझ आया? तो पहला, व्हाई इट इज नोन एज द रैपिड इजेक्शन फेज, दिस इज नोन एज द रैपिड इजेक्शन फेज बिकॉज द ब्लड फ्लो वेरी रैपिडली, और उसमें से ब्लड रैपिडली बह रहा है, इसलिए जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल का वो मार्केटली कम हो जाता है। देयर विल बी द मार्केट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। समझ आया? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है एओर्टा के प्रेशर में और वेंट्रिकल के प्रेशर में, इसलिए ब्लड बहुत तेजी से भाग रहा है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस कम होगा, ब्लड अभी भी भागेगा, लेकिन ब्लड की जो स्पीड है, निकलने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। राइट?
उसके बाद हम नेक्स्ट फेज की तरफ पढ़ते हैं। तो फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन, क्या नाम है इसका? फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन। व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूस इजेक्शन? बिकॉज इन दिस फेज देयर विल बी द इजेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल विद रिड्यूस स्पीड एज कंपेयर टू रैपिड इजेक्शन फेज। ब्लड फ्लो तो कर रहा है वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर, लेकिन फ्लो करने की जो स्पीड है वो पहले वाली फेज की अपेक्षा कम है, इसलिए इस फेज को रिड्यूस इजेक्शन फेज कहते हैं। ठीक है, अब दोनों का ड्यूरेशन देखो। रैपिड इजेक्शन का जो ड्यूरेशन था वो 0.10 सेकंड था, रिड्यूस इजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो 0.15 सेकंड है। ज्यादा कौन है? रिड्यूस इजेक्शन। लेकिन ब्लड ज्यादा किस में बहेगा? रैपिड इजेक्शन में, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अभी क्या होगा? अभी भी दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, एओर्टा के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत कम है। प्रेशर ग्रेडियंट, टर्म इज ग्रेडियंट, वो काफी कम है, इसलिए। लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का ज्यादा है, इसलिए वेंट्रिकल से ब्लड बह रहा है एओर्टा की ओर, लेकिन काफी कम स्पीड में बह रहा है। और बहते बहते एक टाइम ऐसा आएगा कि एओर्टा का प्रेशर और वेंट्रिकल के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। जैसे ही बराबर होंगे, ब्लड का इजेक्शन स्टॉप हो जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर नहीं निकलेगा। तो जैसे ही वो बराबर होते हैं, वैसे ही ये फेज खत्म हो जाता है, क्योंकि इजेक्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। जो ईसीजी की टी वेव है, कौन सी वेव? टी वेव, दैट कोइंसाइड्स विद द रिड्यूस इजेक्शन फेज, राइट? तो कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल के सिस्टोल में 0.3 सेकंड और वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकंड। इस 0.3 सेकंड में 3 स्टेज थे, 3 फेज थे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन। तो आपको रटना नहीं है, अपने माइंड पे बस एक डायग्राम बनाओ कि एक बैलून था, बैलून पे पाइप लगा हुआ था, नीचे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, बैलून में पानी भरा हुआ है, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड तेजी तेजी से निकलेगा। लेकिन जब ब्लड निकल चुका होगा तो उसके बाद क्या होगा? ब्लड जो बैलून है वो थोड़ा सा लचीला हो जाएगा और फिर ज्यादा प्रेशर लगाने पे निकलेगा पानी। तो सेम में रैपिड इजेक्शन में जल्दी जल्दी निकल रहा है, रिड्यूस इजेक्शन में धीरे धीरे निकल रहा है। रैपिड इजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो 0.10 है, रिड्यूस इजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो 0.15 है। रैपिड इजेक्शन में एसटी सेगमेंट जो है वो कोइंसाइड करता है, रिड्यूस इजेक्शन में टी वेव कोइंसाइड करती है। ठीक है, समझ आया?